क्या होता है कि जब किसी को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अपनी कंपनी सेटअप करनी होती है, वो ये देखता है कि हमारा इंफ्रा उस जगह कैसा है, अप्रोचेबिलिटी कैसी है, लोग कितनी जल्दी वहाँ पे आ रहे हैं, ट्रैफिक में कितना टाइम लग रहा है, कहाँ से बच्चों को हायर कर रहे हैं, वो कहाँ से वो आएंगे, वो सब चीज़ों को मैनेज करना है। आज के टाइम पे गुड़गांव इज अ हब, यू नो वेरी वेल। गुरुग्राम में इस टाइम पे आप साइबर सिटी देख लो, 100% पैक्ड है, बड़े बड़ी अच्छी कंपनीज यहाँ पे, MNCs चल रही हैं इस टाइम पे, तो क्या रिक्रूटमेंट ईजी हो जाती है प्रोसेस। वेलकम टू TVT। आज हमारे साथ हैं अक्षय चड्डा जी। आज हम जानेंगे द ग्राउंड रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस। तो आज सर से ये सारी चीज़ें जानते हैं कि क्या है रियल एस्टेट, क्या बिजनेस गुड़गांव में चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स वेलकम हिम। हाय सर। हाय नंदनी। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट की ग्राउंड रियलिटी के बारे में, कि जो हमें दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है, और जो होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो उसके बारे में हम लोगों को बताना चाहेंगे कि बेसिकली कि आपको किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और किस चीज़ के साथ थ्रू चलना चाहिए। ये सोशल साइट्स या कुछ भी चीज़ें आपको जो दिखा रही है वो एक्चुअल में होती नहीं है, जो होता है वो अलग ही है बिल्कुल इसके अंदर। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर आजकल मतलब ये सुनने में आ रहा है कि गुड़गांव का जो रियल एस्टेट है वो बहुत ज़्यादा लो जा रहा है, तो क्या सही में गुड़गांव की मार्केट क्रैश करी है? इस टाइम इसको ये नहीं कहते लो जा रहा है, मार्केट स्टिल है इस टाइम पे। इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना इट्स नॉट ए गुड थिंग, बिकॉज अभी जो बूम एक्सपेक्टेशन कोई इन्वेस्टर कर रहा है या कोई एंड यूजर कर रहा है, वो बूम आएगा नहीं अभी रिसेंटली। इट विल टेक टाइम, आएगा जरूर, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस है। बीइंग ए एंड यूजर मार्केट राइट टाइम है, ठीक है। बीइंग ए इन्वेस्टर मार्केट इस टाइम क्रैश है। इसमें डिफरेंस है। जैसे बिल्डर बेसिकली हमारे यहाँ पे, जैसे दिल्ली के मोस्टली बिल्डर्स गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि बिल्डर तभी इन्वेस्टमेंट करता है जब पता है मार्केट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। इधर प्लॉट सस्ते थे दिल्ली से पहले, लोग क्या करते थे, वहाँ इन्वेस्टमेंट वहाँ बेच के यहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे। अब क्या हो गया कि दिल्ली से महंगा गुड़गांव हो चुका है। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल। यस, इफ यू कैन ट्राई फॉर द कमर्शियल, वो उसके लिए बेटर है। कमर्शियल बूम पकड़ रहा है। पहले आपने देखा होगा कि ROIs पे सारी गेम होती थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट से पहले जो चलता था वो 7-8%, 9% के आसपास। इफ़ यू बीइंग दैट थिंकिंग कि मैं 8-9% के हिसाब से आज इन्वेस्ट करूं, वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिट साइजेस एंड इंडस्ट्रियल एरियाज इन गुड़गांव, उसमें क्या है कि आपको जो रिटर्न्स हैं, लाइक अगर आपने पहले जो आज से 5 साल पहले 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज उसी प्रॉपर्टी की जो कीमत है इस टाइम पे ऑन गोइंग मार्केट रेंट, वो 14-15 करोड़ के आसपास है। 5 साल में इंडस्ट्री ने बहुत बूम पकड़ा, रेजिडेंशियल ने भी पकड़ा, लेकिन इस पिकअप में नहीं पकड़ा जितना इंडस्ट्रियल ने पकड़ा। लेकिन रेंटल्स वाइज इफ यू टॉक अबाउट इन कमर्शियल्स, वो मार्केट में अभी रुका हुआ है। बट ये 5 साल में जो बूम आया है उसका क्या रीजन रहे हैं? उसका रीजन बेसिकली क्या है कि मार्केट, जैसे दिल्ली में क्या होता था कि बहुत ऑफिस स्पेसेस होते थे और इंडस्ट्रीज दिल्ली में पहले बहुत चलती थी, या दिल्ली के नियर बाय के आसपास ही। सेकेंडली जो ऑफिस स्पेस जो आया है वो आया कि एक तो आपका एयरपोर्ट कनेक्टिविटी आज के टाइम पे आप कुछ देखो, क्योंकि MNC क्लाइंट्स इस टाइम पे गुड़गांव में बहुत है। तो MNC क्लाइंट विल ट्रेवल बाय द एयरपोर्ट बाय एयर ओनली। अगर आपको नोएडा आपने ऑफिस लिया है, यहाँ पे आपका एयरपोर्ट है, यहाँ से आप नोएडा जा रहे हो, तो आपको टाइम जो है टेकिंग 2.5 से 3 घंटे का, वो कोई भी अपना वेस्ट नहीं करेगा। उसके लिए पहला चंग यही है। दूसरा, DLF ने अपनी मोनोपोली पहले ही बहुत बना दी थी, ऑफिस में ब्रांड्स पहले ही बहुत अच्छे ले आया था। देखो आज के टाइम पे क्या है कि आपको पता है साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली में प्रेफरेबल अगर बोलोगे ना मेरे को रहना कहाँ है, तो बोलोगे साउथ दिल्ली, क्योंकि जेंडरी बहुत अच्छी है। दूसरा क्या है कि आसपास का क्राइटेरिया, आसपास का कैचमेंट, वो डिपेंड करता है कि कहाँ माहौल में रह रहे हो आप। वैसे वेस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है, उसका माहौल थोड़ा अलग है, ठीक है। आप हर जगह का जेंडरी वाइज अगर आप पर्सनालिटी वाइज किसी को भी जज करोगे तो आपको पता चल जाएगा यार। जैसे कि आप देखते हो ना कि लाइक इंडिया में यूपी, बिहार ये सब हैं, तो उनकी बात करने के तरीके से, उनके लहजे से आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये यूपी का, ये बिहार का, ये इधर का, ये उधर का, जो भी है। तो वैसे ही अब दिल्ली के अंदर भी ऐसा हो चुका है, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ की जेंडरीज का फर्क है। तो यही मेन रीजन है। दूसरा, आपका जो इंडस्ट्रियल है, दिल्ली के अंदर पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रीज रन होती थी काफी, कुछ गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, कुछ नॉर्म्स चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली से वो इंडस्ट्रीज हटके अब गुड़गांव में आ गई है। उनके पास ऑप्शन रहा नहीं कि गुड़गांव के अलावा कहीं जाने का। सेकेंडली जो रेंटल्स हैं दिल्ली के अंदर, दैट इज वेरी हायर। मतलब वहाँ पे आप देखो 60-70 रुपए से स्टार्टिंग रेंटल है इंडस्ट्रियल के, यहाँ पे आपको 25-30 से मिल जाते हैं, कॉस्ट कटती है उसके अंदर।
दूसरा लेबर्स, बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है लेबर आपको कहाँ चीप मिलती है? वो मिलती है गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रही है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल सेटअप्स है, फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज हैं। तो इनको सबसे ज़्यादा कहा, ये लोग देखते हैं कि लेबर कहाँ पे इजी एक्सेस है, वहीं पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो लेबर आपको यहाँ पे ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड साइड हो गया, कापासेड़ा साइड हो गया, यहाँ से लेबर आपको इजीली मिल जाती है। तो यही मेन रीज़न है कि दिल्ली से ज़्यादा गुड़गांव में है। लेकिन इफ यू कंपेयर टू द रेंटल वाइज, दिल्ली इज एक्सपेंसिव फॉर द कमर्शियल्स, गुड़गांव में रेंटल थोड़े कम है उसके लिए। यही मेन रीज़न है। ऑल्सो एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कोवर्किंग स्पेस, तो वो कोवर्किंग स्पेस क्या है? वो कोवर्किंग स्पेस बेसिकली क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके पास एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो वो 4 साल 5 साल बाद इन फ्यूचर अपना उन कंपनीज में नहीं देखते। वो सोचते हैं कि हम लोग खुद जब सीख लेता है काम, इंसान क्या करता है कि मैं भी उसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो इट्स बेसिकली स्टार्टअप फॉर देम। Co-working is an area that they can start their own business by putting only one seat only। मतलब आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ना 5 से 10 हज़ार के आसपास, 15 से 20 हज़ार के आसपास, आप अपना एक ऑफिस स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है उसके अंदर, आपका इंटरनेट भी इंक्लूड होता है, PN की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, टी कॉफी भी इंक्लूड होता है। तो इसमें क्या होता है, जितनी कॉस्ट कम होगी उतना क्लाइंट को ये लगता है कि यार कि ठीक है, दिस इज वन थिंग कि मेरे को सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है क्लब होके, तो आई विल गो फॉर दैट। कई में क्या होता है कि लोग पीपल आस्क फॉर मैनेजिंग स्पेस, मैनेज्ड ऑफिसेस। जो मैनेज्ड ऑफिस है बेसिकली वो क्या है कि आज के टाइम पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपनी कॉस्ट को एक सिंगल कॉस्ट बनाने के लिए, लाइक सिंगल कॉस्ट का मतलब ये कहूँगा मैं कि जैसे रेंटल्स, अब आप कोई स्पेस रेंट पे लेते हो, जैसे मैंने ये ऑफिस रेंट पे लिया, तो मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, एक PN का लड़का होगा चाय पानी के लिए, सफाई वाला अलग होगा एक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को आपका पावर बैकअप, जेनसेट कॉस्ट अलग होगी, पावर बैकअप अवेलेबल है कि नहीं है वो सब सारा मेरे को चेक करना पड़ेगा। मतलब ये सारे मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं। जो मैनेज्ड ऑफिस के अंदर वो मेरे को सब कुछ मैनेज ही मिल जाता है। मतलब दे आर गोइंग टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, वी नीड टू पे देम the amount which they quoted to us। like अगर वो रेंटल मार्केट में उस यूनिट का अगर मैं इंडिविजुअल लेना जाऊँ तो अप्रोक्सीमेटली आइडिया, रफ आइडिया ले लेते हैं, 100 रुपये स्क्वायर फीट है, तो मैनेज का 200 रुपये के आसपास डबल हो जाएगा। तो उसमें बस ये है कि आपको हर एक चीज क्लब होके मिल रहा है, तो आपके लिए इजी होता है कि यू डोंट नीड टू पे डिफरेंट अमाउंट टू डिफरेंट पीपल। तो आपको कभी क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने अपना स्पेस ले लिया, हमें लगा 100 रुपये की चीज़ है, हम 100 रुपये एक्स्ट्रा क्यों पे करें? लेकिन होता क्या है, जब ग्राउंड रियलिटी ये होती है, जब आप बैठे हो काम कर रहे हो उस पर, कभी लाइट नहीं है, इंटरनेट शट डाउन हो गया आपके पास सिर्फ सिंगल लाइन है, दूसरी लाइन नहीं है आपके पास। मैनेज्ड ऑफिस में 4-5 पैरेलल लाइंस होती हैं, एक जगह शॉर्ट होता है दूसरे से चल जाता है, दूसरा शट होता है तीसरे से चल जाता है, तो वहां पे वो मैनेज हो जाती है। हमारे में क्या है, हमारा अगर एक टाइम सर्वर डाउन हुआ, सिस्टम में अगर हम काम करें वो उड़ गया ऑन द स्पॉट ही। तो यहाँ ये डिफरेंस मेन आ जाता है इसके अंदर। तो आज के टाइम पे कोवर्किंग्स जिनको छोटे स्केल में करना है, सिंगल पर्सन कैन डू, और मैनेज ऑफिस मिनिमम 10, जिसके अंदर आपको कैबिन भी मिल जाता है, एक बॉस कैबिन, एक आपको कॉन्फ्रेंस भी हो गया, वर्क स्टेशन भी आपके फील्ड्स के लिए हो गए, लोगों के लिए। तो ये मैं, और एक इंडिविजुअल तो मैंने आपको बता दिया कि इफ यू हैव ए वेरी रेंज ऑफ पीपल, लाइक 100-200 लोगों का काम करना है, तो उसके लिए कई लोग इंडिविजुअल स्पेस भी देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग एक इंडिविजुअल आपने ले लिया, उसके आप खुद ही मैनेज कर रहे हो, सब कुछ खुद ही चला रहे हो, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू रन बाय योर ओन, तो वो एक इंडिविजुअल हो गया। अगर कोई MNC को इन्वेस्ट करना, मतलब अपना ऑफिस सेटअप करना है बेसिकली, तो किसकी तरफ जाए? वो दिल्ली में देखे, गुड़गांव में देखे, और क्या पर्क्स रहेंगे गुड़गांव में आने के या फिर दिल्ली में आने के? देखिए, ऑफिस MNCs जो प्रेफर करती है वो ज़्यादातर करती है जहाँ पे आपका हब होता है सारा ऑफिस का, एक कल्चर होता है ऑफिस कल्चर। ऑफिस कल्चर आपको नोएडा मिलेगा या गुड़गांव मिलेगा, ठीक है। और लेकिन क्या होता है कि जब किसी को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अपनी कंपनी सेटअप करनी होती है, वो ये देखता है कि हमारा इंफ्रा उस जगह कैसा है, अप्रोचेबिलिटी कैसी है, लोग कितनी जल्दी वहाँ पे आ रहे हैं, ट्रैफिक में कितना टाइम लग रहा है, कहाँ से बच्चों को हायर कर रहे हैं, वो कहाँ से वो आएंगे, वो सब चीज़ों को मैनेज करना। आज के टाइम पे गुड़गांव इज अ हब, यू नो वेरी वेल। गुरुग्राम में इस टाइम पे आप साइबर सिटी देख लो, 100% पैक्ड है, बड़ी अच्छी कंपनीज यहाँ पे MNCs चल रही हैं इस टाइम पे। तो क्या रिक्रूटमेंट इजी हो जाती है प्रोसेस। अगर आप देखो ना, मैं ऊपर अगर एक ऑफिस लेके बैठा हूँ, ठीक है, नीचे मेरे एक ऑफिस आ गया, अब मेरे ऑफिस को कुछ 2-4 बच्चे परेशान चल रहे हैं कि जी मेरे को यहाँ स्विच करना है, तो उनके लिए क्या होगा, ऑप्शन होगा, नीचे जाके इसको इंटरव्यू दिया और उनको पता है यहाँ 5 साल एक्सपीरियंस करा हुआ है, 2 मिनट में वेरीफाई करेंगे, ओके हो जाएगा, उनको अपनी हायरिंग मिल जाएगी। तो ये मेन कंसेप्ट है कि MNCs का अगर वो गुड़गांव इन्वेस्टमेंट करें, आज के टाइम में गुड़गांव ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है इनकी, गुड़गांव में ही ऑफिस सेटअप ज़्यादा होता है, क्योंकि गुड़गांव आज के टाइम पे एड्रेस बन चुका है। अगर आपका गुड़गांव में ऑफिस नहीं है
तो अब वो लोग कहेंगे यार नोएडा कौन देखता है। नोएडा का दूसरा क्या कि पुराना फीडबैक चल रहा था जो वहाँ का माहौल बताते थे, लेकिन अभी नहीं है वैसा कुछ भी। वो माहौल की वजह से कई लोग बैकआउट मारते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है एयरपोर्ट। एमएनसी अगर आ रही है तो एयरपोर्ट नियर बाय देखेगी वो, कि दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम ऑन द ट्रैवलिंग। तो कंपनी का एमडी आ रहा है, वो 4 घंटे का ट्रैफिक फंस गया ना, तो कहेगा ऑफिस बंद करो, कहीं और ही खोल लो, बेटर है। तो ये मेन रीजन है। ये तो बात होगी ऑफिसेज की। अगर किसी को अपने घर सेटअप करने हैं, रेजिडेंशियल परचेज करना हो, या तो वो कहाँ बेटर रहेगा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में? नोएडा एज कम्पेयर टू दिल्ली एंड गुड़गांव इज चीपर। ठीक है, अगर किसी को घर सेटअप करना है अपना, तो पहले वो सबसे पहले तो चेक करेगा कि मेरा वर्किंग एरिया कहाँ पे है, कहाँ पे काम कर रहा है, किस कंपनी में काम कर रहा है, ऑफिस उसका कहाँ पे है। तो पहले तो वो प्रेफर करेगा उसके नियर बाय देखे। फिर वो अपने देखेगा बजट कितना है। बजट अगर होगा उसका अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए ले लेते हैं एक फ्लैट का, 2 BHK का, और वो देख रहा है गुड़गांव के अंदर 50 लाख का फ्लैट ढूंढना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। अगर हम बात करें दिल्ली में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुए, वहां पे फिर भी आपको 1-आधा% मिल जाएंगी चीजें। नोएडा तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आप अपना वर्क मैनेज कर सकते हो तो नोएडा इज अ बेटर ऑप्शन। एंड इफ यू वांट कि हाँ ठीक है मैं वर्क मैनेज नहीं करना, मेरे को आसपास ही चाहिए या कुछ है, तो गुड़गांव फिर आपको बजट एक्सीड करना पड़ेगा। और इस टाइम पे तो ऐसा है कि आप इन्वेस्टमेंट्स में आप देखा होगा गुड़गांव थोड़ी मार्केट क्रैश है रेजिडेंशियल को लेके इन्वेस्टमेंट में। रीजन बिंग दैट कि यहाँ पे इस टाइम पे भी सेल परचेज जितने बिल्डर्स के अभी नहीं हो रहे, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम के अंदर रेट्स गुड़गांव के अंदर बहुत बढ़े हैं। तो अब वो रेट का जो एनहांसमेंट है वो नहीं आ रहा, वो स्टिल हो चुका है। आप एक एंड यूजर हो, एंड यूजर को अगर परचेज करना तो कर लेगा। इन्वेस्टर और बिल्डर वो इस टाइम में परचेज नहीं करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर अगर सोच के चलेगा कि देखो मेरे पास 1 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है अभी, ठीक है, तो मेरे को उसको आगे प्लान करना है कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मैं 1 साल बाद बेचूंगा, साल बाद उसका एप्रिसिएशन नहीं होता अगर इन केस, तो मेरा वो साल का इंटरेस्ट जो होता है वो लॉस करता है। प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है कि डाउन भी जाती है, वो लॉस करते हैं। इन्वेस्टर इस टाइप में ना डरा हुआ है। एंड यूजर तो ले लेगा, क्योंकि एंड यूजर को तो रहना है, उसको कोई मतलब नहीं रेट बढ़े कम कुछ नहीं है, उसका बजट है, वो सेट है, तो वो आ जाके उसको यूज करेगा। और किसी इन्वेस्टर को भी इन्वेस्ट करना है और 5-10 साल में, मतलब कोई ऐसा लैंड जहाँ पे भी 5-10 साल में बहुत ज्यादा बूम होने वाला हो, वो कहाँ पे जाके इन्वेस्ट? वो एक्सटेंशन आपका न्यू जो आपका द्वारका एक्सप्रेस वे है, वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइम में वहां पे इन्वेस्टमेंट का एक्सप्रेस वे इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के हिसाब से। करंट अगर आप सोचोगे मेरे को आज लेना है, 3 दिन बाद बेचना, महीने बाद बेचना, तो फिर तो नहीं है, फिर तो वेस्ट ऑफ मनी है। फिर इससे अच्छा आप कमर्शियल के अंदर करो, प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज के अंदर, वो ज्यादा बेटर है। अगर जिसके पास मल्टीपल चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लाइक कोई कहता है कि मेरे को एक इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे रेजिडेंशियल मिले कमर्शियल मिले, तो बेटर कमर्शियल है। ROI के हिसाब से प्रॉपर्टीज आज के टाइम में बहुत अवेलेबल है, बड़ी बिल्डिंग्स में अवेलेबल है, तो आप वो प्रपोज कर सकते हैं उनको, वो ले सकते हैं। उसमें उनको पहले दिन से रेंट आना स्टार्ट हो जाता है, दे डोंट वांट टू वेट फॉर दैट। तो जैसे ही लिया 6% ROI, 7% ROI, बैंक्स में जाते हैं तो 3%, 3.5%, 4% ROI में इजी चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या सर बजट होता है, लाइक कि क्या कितने बजट में हम, अगर कोई प्लान कर रहा है ऑफिस स्पेस लेने के लिए अपने, तो फिर उसका बजट फॉर एग्जांपल XYZ अगर कुछ भी है, तो आप उस हिसाब से उसको कैसे क्या रिकमेंड करोगे कि कहाँ कहाँ होना चाहिए? पहले तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जैक्टली एरिया पर स्क्वायर फीट क्या रिक्वायर्ड है, फिर उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि उसका बजट क्या है। अगर वो देख रहा है कि जैसे 1000 स्क्वायर फीट एरिया फॉर एग्जांपल उसको चाहिए, और लोकेशन वो मांग रहा है कि MG रोड, गोल्फ कोर्स रोड या मेट्रो कनेक्टेड चाहिए, तो 1000 और बजट उसका है 60-70 रुपीज पर स्क्वायर फीट, तो वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कि आज के टाइम पे यार आप मिनिमम बेयर एरिया लेके चले MG रोड के ऊपर जो रेंटल्स है, वो आपका 90 रुपीज बेशल से स्टार्ट हो जाता है। इट डिपेंड्स लोकेशन टू लोकेशन एंड वेरीज बिल्डिंग टू बिल्डिंग, और वो अप टू 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाता है। ठीक है, अगर कोई आ रहा है, उसको अगर पता है कि मेरा बजट इतना है और मेरे को ये चीज चाहिए यहाँ पे MG रोड में चाहिए, और मेरा बजट है एक्सटेंशन रोड का, तो फिर तो वो सिर्फ वेला टाइम पास कर रहा है। जिसको MG रोड चाहिए वो अपना बजट स्पेसिफाई करके आएगा ही आएगा। लाइक हम बात कर लेते हैं ऐसे कि कुछ बजट, जैसे रेंटल्स कहाँ पे क्या क्या चल रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट इन MG रोड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 90 रुपीज से 200 रुपए तक है। बेस शेल, वार्म शेल, सेमी फर्निश, फर्निश, ये 4 क्राइटेरिया होते हैं ऑफिस स्पेसेस के।
ठीक है। बेशल हो गया एकदम रॉ, जिसमें आपकी फ्लोरिंग फॉल सीलिंग कुछ भी नहीं हुई होगी। Okay. वार्म शेल में क्या होता है कि बिल्डर प्रोवाइड द पावर बैकअप, ठीक है, और आपका अंदर एसी की फिटमेंट्स लगी होती हैं, नो फ्लोरिंग नो फॉल सीलिंग। सेमी फर्निश में फ्लोरिंग फॉल सीलिंग पार्टीशन जैसे होता है, अगर हम इस फर्नीचर को हटा दें तो ये सेमी फर्निश में आ जाएगा, और फर्नीचर अगर हम लगा दें तो दैट इज फुली फर्निश्ड। तो ये 4 क्राइटेरिया है। फिर हम गोल्फ कोर्स रोड चलते हैं, वहां पे अगर हमें रेंटल्स मिलते हैं वो भी 95 रुपीज पर स्क्वायर फीट से 155 रुपीज पर स्क्वायर फीट। जैसे सोना रोड है, सोना रोड में आपको 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट फुली फर्निश मिल जाता है। वही डिपेंड्स ऑन द बिल्डिंग टू बिल्डिंग, और 60 65 70 75 तक भी जाता है। ऐसे आपका सेक्टर 44 है, सेक्टर 44 में स्टार्टिंग फ्रॉम 50 रुपीज बेशल और 100 रुपए तक रेंटल जाता है वहाँ पे। तो मतलब ये है कि अगर कोई भी किसी को स्पेस चाहिए तो पहले उसको ना ऑलरेडी वो मार्केट सोशल मीडिया के थ्रू एक्सप्लोर करता है। अब सोशल मीडिया में क्या है कि कई लोग अपनी एडवर्टीजमेंट डालते हैं, उसमें से 90% जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो पहले बात तो वो अवेलेबिलिटी होती नहीं उनकी, दूसरा रेंटल कम डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरे ब्रोकर्स बैठे हैं वो बेसिकली रेंटल कम डाल के एक क्लाइंट को अट्रैक्शन देते हैं। ये देखो ये MG रोड की प्रॉपर्टी है, ये आपको 70 रुपए में दे रहा हूँ मैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि वो 70 की होती नहीं है। अब आप फोन करोगे उसको, पूछोगे ये आपकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग हमने देखी है, अभी हमें देखना चाहते हैं, वो सीधा ही बोलेगा छूटते ही दैट इज लीज्ड आउट, वो अवेलेबल ही नहीं है। अब जो अवेलेबल है वो 125 वाली है। वहां पे क्या होता है, जब क्लाइंट कोई भी ऑनलाइन सर्वे करता है रेंटल्स देखने के लिए, तो वहां पे उसको एक मिस गाइडेंस दी जाती है। उसके दिमाग में प्रेस्क्रिप्शन में बैठ जाता है कि ये तो 60-70 रुपए में चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो उसके साथ हमें ना उसको रियलिटी दिखाना में थोड़ा मुश्किल होता है। दिखा देते हैं हम उनको, लेकिन उनको एग्जैक्टली बताया जाता है कि सर जो आपने देखा है वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी देखना। वो कहते हैं हाँ नहीं होती। हम वो पूछते हैं डीलर से, कहते नहीं हो तो निकल चुके। वो सर इसलिए निकल गया कि वो ऑप्शन था ही नहीं, वो किसी ने सोना रोड की डाल दी या किसी ने उद्योग विहार की डाल दी और रेंटल दे दिया MG रोड के या वहां के उससे कम कर दिया। तो वो ऐसे ही चलता है ग्राउंड रियलिटी। इस टाइम पे इफ यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट, आई थिंक एस्टेट तो रह गया, रियल तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। कुछ भी रियल, द टोटली दिस इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द फेक पीपल। इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। आप घर का देख लो, आप उसका देख लो, ऑफिस का देख लो, किसी का भी आप ग्राउंड रियलिटी चेक कर लो कोई भी ऑनलाइन साइट्स के अंदर, सब आपको फेक दिखेगा। उसकी वजह से क्लाइंट भी खराब हो जाता है और हम लोगों को उस हिसाब से मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें रियल और फेक में? डिफरेंशिएट हम ऐसे करते हैं कि अगर आप देखो, पहले तो हम ये कहते हैं कि आप ये उससे इस बिल्डिंग का या जिस बिल्डिंग को चाहते हैं उससे पूछो कोई ऑप्शन है। वो कहेगा हाँ है, आप उसे रेंटल कंफर्म करो क्या है। वो कहेगा नहीं अब तो ये रेंटल 120 है। ऐसे ही आप 3-4 जगह एक्सप्लोर कर रहे हो और एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी में चले जाओ, क्योंकि ओनर लिस्टिंग प्रॉपर्टीज जितनी भी होती है उसमें एक्चुअल रेंटल दिया होता है जो ओनर आस्किंग कर रहे होते हैं। ब्रोकर लिस्टिंग प्रॉपर्टीज के अंदर जो ब्रोकर्स डालते हैं वो एक्चुअल रेंटल होता ही नहीं है। उसमें फोटोग्राफ किसी और की होगी, प्रॉपर्टी कोई और होगी। एक ही फोटोग्राफ को 10 लिस्टिंग्स में डालते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए। आप जब वहां गए हो विजिट करने के लिए वो चीज निकलती नहीं है। और कई कई तो देसी ब्रोकर ऐसे भी होते हैं कि अगर आप देखोगे ना कि लाइक ओनर कहता है कि मेरा बजट 90 रुपए का है जी MG रोड, ओके हाँ जी आ जाओ मैं आपको दिला देता हूँ चीज। सामने बैठोगे, उनको क्या होता है कि सिर्फ मीटिंग करानी है बस, कि सिर्फ मीटिंग में सामने बैठा दो, चाहे वो 2 गालियां भी सुन लेंगे उनसे, लेकिन मीटिंग तो हो गई। क्लाइंट तो ओनर से इंट्रोड्यूस करा दिया, अगला वो क्लाइंट किसी और के थ्रू भी जाएगा, वो डीलर जाके खड़ा हो जाएगा कि जी मैंने दिखाया था, मेरी कमीशन बनती है इसके अंदर, चाहे वो क्लोज कोई और कर जाए। और सामने जब आप ओनर के साथ बैठ के मीटिंग करते हो तो रियलिटी क्या होती है, वो ओनर तो 130 रुपए मांग रहा है। वहां पे क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी लॉस होती है। ब्रोकर को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है क्लाइंट भी आपका जाता है और ओनर के सामने भी आपकी क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाती है। तो हम जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, हमारा क्या है कि हम बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी फैक्ट में काम करते हैं। अगर कोई 130 मांग रहा है, हम बोले 130 मांग रहा है, 120 में करा देंगे हम चैलेंज करके करा देते हैं, लेकिन उससे नीचे ना वाइबिलिटी होती है ना एक्चुअल में है कुछ भी, तो हम कैसे करा देंगे किसी को भी। आपकी अगर एक चीज है, आप चाहे कुछ भी, आप चाहे गाड़ी अर्न कर रहे हो, अपने पास रख के बैठे हो, आपने कहा मेरे को ये मार्केट वैल्यू उसकी XYZ कंपनी ने लगाई है 2 लाख रुपए, ठीक है, और मैं वही गाड़ी अगर किसी और को लाऊंगा, मैं तो 1 लाख में दिला दूंगा, आपके पास आ जाऊं कि मैम ये 1 लाख में तो मेरे को किसी ने बोला है, तो आप क्या, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होगा? मुंह से सबसे पहले आप गाली निकलेगी आपके, और वहां मेरे लिए एम्बैरेसमेंट अलग होगी कि मैं 1 लाख लेके 2 लाख की गाड़ी का वेट लेके जा रहा हूँ। तो यही एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी है रियल एस्टेट के अंदर भी, कि चीजें दिखती कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है और मिलता कुछ हो रहा है आपको।
जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं उसमें बिल्डर्स क्या करते हैं, वो कमर्शियल स्पेस को बेच देते हैं, तो वो क्या करना ठीक है या नहीं है? देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से पहले तो आपको ये चेक करो कि बिल्डर कौन है। बहुत से बिल्डर्स ऐसे हैं जो कमिटमेंट दे देते हैं कि 3 साल में बन जाएगी, लेकिन 3 साल के बाद 3 साल तक उनको ओसी एनओसीस मिलते ही नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी स्टक हो जाती है 6 साल के लिए। आपने एक प्रोस्पेक्ट बना के बैठे हो कि आपको 3 साल बाद एक यूनिट मिल जाएगा, चाहे आपने उसको बेचना है चाहे आपने उसको एंड यूज करना है। एनी हाउ आपको 6 साल बाद चीज़ जो मिलेगी उसका रेट अपर ही होगा। आज के टाइम पे आप 6 साल पहले पीछे चले जाओ आप, कि 6 साल पहले कोई चीज़ किसी ने इन्वेस्टमेंट करी होगी, चाहे वो 60 गज का प्लॉट ही क्यों ना हो, 6 साल पहले उस प्लॉट का रेट 1.5 करोड़ 1 करोड़ 1.25 करोड़ अच्छी लोकेशन का था, आज 2.5 करोड़ 3 करोड़ है। प्रॉपर्टी तो राइज करेगी, लेकिन वो उस एंड पे नहीं करेगी जिस एंड पे आप प्रोस्पेक्ट लगा के बैठे हो। जैसे अगर आप एंड यूजर हो, ठीक है, अगर आपने सोचा कि यार मेरे को 3 साल बाद, अब आपने क्या कहा कि मेरे को ये चीज़ लेनी है, मैंने अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, अभी आप एक कई जगह वर्क कर रहे हो और 3 साल बाद आप बेस बना लोगे, आपने अपना ऑफिस खोलना है, तो अगर आप इस इमेजिन में खोल रहे हो वहाँ पे, तो वो इमेजिनेशन आपकी रॉन्ग होगी ही होगी। क्योंकि बिल्डिंग जब बनती है उसमें बाद में बहुत चेंजेस होते हैं, उसके लिए दोबारा ओसी एनओसी सप्लाई होती है, उस पर मेन टाइम लगता है। क्योंकि पहले आप जब लेआउट सैंक्शन कराते हो, उसके बनने के बाद उसमें चीज़ें क्या होता है कि किसी का दरवाजा अलग कर दिया, किसी में पिलर बीच में आ गया, ग्राउंड रियलिटी बाद में अलग होती है, तो उसी वजह से वो प्रोजेक्ट ना डिले होते हैं। तो आप एक ना बीच बैक ऑफ द माइंड एक लेके चलो कि 3 साल का बीच में एक्सपेंशन और होगा ही होगा उसमें मिनिमम। अगर बिल्डर रफ है, तो अगर बिल्डर जैसे एमआर है और भी बहुत सारे बिल्डर एक्सोसाइड बिल्डर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी कमिटमेंट फिर भी पूरी कर देते हैं। लेकिन जो अदर बिल्डर्स हैं उनकी कमिटमेंट में थोड़ा थोड़ा लैक होता ही होता है। चीज़ मिलेगी ज़रूर, लेकिन उस टाइम पे नहीं मिलेगी जिस टाइम वो कमिट करते हैं। तो आप जैसे इसमें क्या होता है कि आप लॉन्चिंग से पहले कई लोग ना उसको एश्योर्ड रिटर्न पे सेल आउट कर देते हैं। तो जो मेन फैक्टर एश्योर्ड रिटर्न का है ना, उसका क्या है कि एश्योर्ड रिटर्न में आपने आज ही वो चीज़ परचेज करी है, वो कहेंगे कि आज से आपको रेंट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप कहोगे यार ठीक है तो बहुत बढ़िया, 10% 11% आपको साल की ROI आ रही है। आपने 1 लाख जैसे 1 करोड़ पे लगाया, 1 करोड़ लगाने के बाद आपको 1 लाख रुपये रेंट आपको पहले दे रहा है, लेकिन आपने कभी ये कैलकुलेशन उस टाइम पे नहीं करी होगी कि वो 1 करोड़ पे जिस यूनिट के मेरे से चार्ज कर रहा है वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू है इतनी की नहीं है। वो मार्केट से ऑलरेडी डबल ट्रिपल रेट्स पे होती है, उस पर आपको 1 लाख आप ही की इन्वेस्टमेंट को आप ही को वापस कर रहा है EMIs में। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो चली जाएगी उसके बाद, जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है वो आपको EMIs वापस कर रहा है, कि आप चुप रहो शांत रहो कोई बात नहीं। हम ये कमर्शियल में सबसे ज़्यादा होता है, ये रेजिडेंशियल में नहीं होता। कमर्शियल में शॉप्स जो निकलती हैं या ऑफिस निकलते हैं एश्योर्ड रिटर्न्स के अंदर, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि फ्यूचर रियलिटी उसकी अलग ही निकलती है।